श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 111 to 112 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर को ऐसे देखकर जस्टिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह एक बार सिर्फ कोशिश करते हुए क्रिस्टोफर से पूछता है, क्रिस्टोफर क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? क्या तुम सच में अब वापस शेल्वी के पास कभी नहीं जाओगे? क्या तुम अपने बच्चों को और शेल्वी को यूं ही छोड़ दोगे? क्रिस्टोफर जस्टिन को अपनी खाली आंखों से देखा है और कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद अचानक ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर वह चलकर सामने लगी विंडो के पास चला जाता है और वहां खड़े होकर बाहर का नजारा देखने लगता है। उसके ऐसा करते ही जस्टिन उसके पास आ जाता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्रिस्टोफर तुम्हारी इस्माइल का क्या मतलब है? तुम क्या करने वाले हो? अब मुझे एक बार तो समझ में आ गई है कि तुम यूं ही यहाँ नहीं आए हो। क्रिस्टोफर जल्दी बताओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्रिस्टोफर अपने चेहरे पर एक खतरनाक हंसी लिए कहता है, मेरे हर एक कदम के पीछे एक मतलब छिपा होता है। सही कहा, मैं यूं ही सब कुछ छोड़कर यहाँ नहीं आया हूँ। और रही बात शेल्वी की, तो वह मेरा जुनून है, मेरा ऑब्सेशंस है, मेरा प्यार नहीं जो उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा मैं। मैंने तो बस उसे कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ा है ताकि वह कुछ दिन आज़ादी को महसूस कर ले। फिर उसे बाद में आना तो मेरी कैद में ही है और मैं भी तो देखूं कि मेरे बिना मेरी यह चिड़िया कितना दूर तक उड़ सकती है। मैं भी अब उसकी हिम्मत देखना चाहता हूँ। इस वक्त क्रिस्टोफर के चेहरे पर बहुत ही डार्क एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर कुछ देर के लिए तो जस्टिन भी डर गया था। क्रिस्टोफर को कुछ देर देखने के बाद जस्टिन क्रिस्टोफर से पूछता है, तुम इतनी दूर शेल्वी को छोड़कर सिर्फ उसकी हिम्मत देखने तो नहीं आए हो? क्रिस्टोफर जरूर तुम्हारे यहाँ आने के पीछे कोई बड़ा मकसद है ना? क्रिस्टोफर अपनी उन्हें खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा है पर जवाब कुछ नहीं देता है। वह मुड़कर तेज कदमों के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। पीछे खड़ा जस्टिन उसे तो अब शेल्वी के लिए डर लग रहा था। पता नहीं ये क्रिस्टोफर क्या करने वाला है। उसे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्रिस्टोफर चाहता क्या है। कभी कहता है कि वह उसे दूर नहीं होना चाहता और फिर खुद ही अचानक दूर आ जाता है। अब जस्टिन के लिए क्रिस्टोफर को समझना बहुत ही कठिन हो गया था। वह बस वहां खड़े खड़े ये सोच ही सकता था कि क्रिस्टोफर कुछ भी करे पर शेल्वी को अब और ज्यादा हर्ट न करे। वही क्रिस्टोफर वहां से निकालकर सीधे अपने कमरे में आ जाता है और किसी राजा की तरह सोफे पर बैठ जाता है और अपने सर को पीछे टिका कर आंखें बंद करके लेट जाता है। काफी देर यूं ही लेटने के बाद वह अपनी आंखें खोलकर सामने रख लैपटॉप को ओपन करता है और फिर कुछ लैपटॉप की कीज दबाकर वह सामने सीसीटीवी फोटोज को देखने लगता है। उसमें उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई दे रही थी जो कि इस वक्त मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को बड़े ही गौर से देख रही थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। अपनी पेट को देखते वक्त साथ ही वह बार बार अपनी पेट में हाथ रखकर उसे चारों तरफ से देखने की कोशिश कर रही थी। क्रिस्टोफर उसे बड़े ही शिद्दत के साथ देखे जा रहा था और साथ ही उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। वही शेल्वी इस बात से अनजान कि कोई उसे कब से देखे जा रहा है। वह अपनी टमी को बड़े प्यार से चलाए जा रही थी और उसे बात भी कर रही थी। शेल्वी का ये 4th मंथ कंप्लीट होकर 5th मंथ लग चुका था, जिसके कारण उसका पेट अब दिखाई देने लगा था। वह अब काफी चाबी हो चुकी थी। उसके गाल फुले फुले थे और वह देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। प्रेगनेंसी के कारण उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आ चुका था। क्रिस्टोफर की आंखों में इस वक्त चमक थी शायरी को देखते वक्त और चेहरे में गुस्सा भी था। वह शालिनी को उसे लैपटॉप में छूते हुए कहता है, तुमने 1 महीना में मुझे बहुत तड़पाया है। तुम्हें नहीं पता कि मैं 1 महीना में वह महसूस किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया और यह सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम्हारी गलती थी कि तुम पहले मेरी जिंदगी में आई और मेरे मन में अपने लिए फीलिंग डेवलप की। हाँ, वह अलग बात है कि वह फीलिंग मेरे जुनून की है। तुम्हें पाने का ऑब्सेशंस है मुझे। तुमने मुझे मजबूर किया है खुद से दूर होने के लिए। इस 1 महीने में मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हें महसूस करने के लिए, तुम्हें टच करने के लिए, तुम्हारी वह आवाज सुनने के लिए। मैं हर एक चीज के लिए तड़प हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से और इसके लिए। और ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया शेल्वी। इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। यू मस्ट हैव टू पे फॉर दैट।
फिर वह एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुमने बहुत आज़ादी देख ली है शेल्वी इन दिनों में, अब मैं आ रहा हूँ वापस तुम्हारे पास, जस्ट रेडी फॉर योर पनिशमेंट बेबी। ये कह के वह लैपटॉप को बंद कर देता है और फिर अपना फ़ोन कॉल निकालकर एक नंबर को डायल करता है। उसके डायल करते ही कुछ ही रिंग में फ़ोन कॉल उठ जाता है और उधर से एक गंभीर आवाज़ आती है, ये सर आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया है और काम पूरा हो गया है, बस अब आपके एक ऑर्डर का इंतजार है, आपने एक ऑर्डर दिया और यहाँ धमाका शुरू हो जाएगा। क्रिस्टोफर अपने चेहरे को सख्त बनाते हुए कहता है, बस थोड़ा और समय आइटम, फिर धमाका तो होगा ही, वह भी जोरदार। पर पहले हमें अपनी अपोनेंट को ये दिखाना होगा कि हम पूरी तरीके से उनके जाल में फंस चुके हैं, ताकि बाद में जब हम वार करें तो उन्हें पता ना चले कि हमने कब बाजी पलट दी है। फिर थोड़ी देर रुककर वह पूछता है, क्या नौशाद की टीम आ चुकी है? एडम जवाब देते हुए कहता है, सर नौशाद की टीम बहुत पहले ही आ चुकी है और उनके बेहतरीन जासूस हमारे टीम में शामिल हो चुके हैं और वह हमारी खुफिया इंफॉर्मेशन उनकी टीम तक पहुंच भी रहे हैं और अपने जैसा कहा था हमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की है। क्रिस्टोफर कुछ देर सोचकर कहता है, एडम साइमन को हमारे दूसरे बेस कैंप की इंफॉर्मेशन को पहुंचा दो ताकि वहां पर आसानी से पहुंच जाए, पर ध्यान रहे कि वह इंफॉर्मेशन उसे सेक्रेटली मिलनी चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि यह इंफॉर्मेशन उसने खुद से निकली है, ना कि हमने उसे दी है, और मारिया को उसके काम में लगा दो। अब उसका टाइम आ गया है कि वह अपना काम शुरू करें। जवाब में एडम सिर्फ जी सर कहता है। फिर थोड़ी देर रुककर हिचकी चाहते हुए एडम क्रिस्टोफर से पूछ लेता है, सर आप कब वापस आएंगे? क्या आप धमाके के वक्त ही वापस आएंगे? क्रिस्टोफर जवाब आपने कहता है, शेर अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता एडम, और मैं तो अपने शिकार पर कब से नजरें गड़ाए बैठा हूँ। उसके लिए मैंने उसे भी छोड़ दिया जिसे मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता, तो फिर अंजाम देखने तो मुझे आना ही होगा। तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, जब समय आएगा तो मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर क्रिस्टोफर फोन कॉल को रख देता है। वहीं दूसरी तरफ इटली में क्रिस्टीना अपने कमरे में बैठी एक लॉकेट को देखे जा रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लॉकेट को अपने हाथों में लिए बड़े प्यार से उसे छू रही थी और धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, जस्टिन क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चले गए हो? अगर तुम्हें जाना ही था तो फिर तुम मेरे पास आए ही क्यों? तुम मेरे मन में एक उम्मीद जगाकर चले गए हो, बस इतना ही था तुम्हारा प्यार। तुम तो बड़े बड़े बातें करते थे कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, और बस एक छोटी सी कोशिश के बाद हार मानकर तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हें कैसे इतना जल्दी अपना लूं? अभी ऐसा बिहेव कर रहे हो तो फिर बाद में तुम मेरे साथ कैसा बिहेव करोगे? जस्टिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें सच में कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ये कहते हुए वह उसे लॉकेट को अपने सीने से लगा लेती है और फिर याद करने लगती है इस लॉकेट के बारे में। फ्लैशबैक 1 महीने पहले जस्टिन बहुत ही खुशी से चाहते हुए एक 2 पेंडेंट लेकर आया था और वह क्रिस्टीना के सामने दिखाते हुए कहता है, क्रिस्टीना ये देखो मैं ये है क्या लाया हूँ। क्रिस्टीना बिना मन के उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम क्या लाए हो और क्या नहीं, और हटो सामने से, मुझे अपना काम करने दो, मुझे जो बिना बेवजह परेशान करना बंद करो जस्टिन। पर जस्टिन क्रिस्टीना के बातों को इग्नोर करते हुए अपनी बातों को आगे रखते हुए कहता है, ये देखो ये पेंडेंट मैं खास तरीके से बनवाया है, ये देखो ये कितने सुंदर और यूनिक है। मैंने इसमें हम दोनों के नाम का पहला अक्षर भी लिखवाया है जो कि लाइट की रोशनी बढ़ाने पर दिखाई देगा। इनका डिज़ाइन मैं बहुत ही स्पेशल तरीके से बनवाया है और सबसे बड़ी बात मैंने इसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है। अगर तुम कभी भी मुझे दूर गई तो मैं इस ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा, और अगर मैं कभी तुमसे दूर गया तो तुम अपनी ट्रैकिंग डिवाइस में लगे इस साइड बटन को दबा दोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी लोकेशन कहाँ है, और ऐसे ही मुझे भी पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में, और फिर हम आसानी से एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। ये कहते वक्त बताते वक्त जस्टिन के चेहरे पर एक प्यारी सी चमक थी। क्रिस्टीना उसके चमक को एक ही पल में तोड़ते हुए उसे बुरी तरीके से डांटते हुए कहती है, जस्टिन ये क्या बचपना है, तुम्हें पसंद पता है ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, और ये लॉकेट किसे पूछकर बनवाया है तुमने? मुझे ये सब नहीं चाहिए, इन्हें तुम अपनी पास ही रखो। पर जस्टिन उसके पास आकर उसे बड़े प्यार से देते हुए कहता है, प्लीज क्रिस्टीना रख लो ना इन्हें, मैंने इन्हें बहुत ही प्यार से बनाया है।
क्रिस्टीना इस बार गुस्से से जस्टिन की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने एक बार कहा ना, नहीं तो मतलब नहीं। मुझे ऐसा बेकार की चीज नहीं चाहिए, मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि इस तरह की लॉकेट को पहनूंगी। ये कहकर क्रिस्टीना मुड़कर जाने लगती है तो जस्टिन जल्दी से उसके पास आकर उसके हाथों को पकड़कर अपनी उदास भरी आवाज में कहता है, क्रिस्टीना अगर तुम्हें नहीं पहनना तो इसे अपने पास रख तो सकती हो ना। ये कहते हुए वह उसे लॉकेट को क्रिस्टीना के हाथ में दे देता है। क्रिस्टीना एक नज़र उसे लॉकेट को देखते हैं और फिर एक नज़र जस्टिन को देखते हैं। उसे थोड़ी देर देखने के बाद वह उस लॉकेट को वहीं जमीन में छोड़ देती है, जिससे वह लॉकेट टूट जाता है और क्रिस्टीना बिना देखे वहां से चली जाती है। पीछे खड़ा जस्टिन जब उसे लॉकेट को टूटे हुए देखा है तो वह तुरंत उसे उठाकर अपने हाथों में ले लेता है। तो वह देखता है कि लॉकेट का चेन टूट गया है, पर लॉकेट अभी भी ठीक था। पर वह क्रिस्टीना के इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। उसने तो ये लॉकेट बहुत ही प्यार से बनाया था। उसने पहली बार क्रिस्टीना के लिए कुछ देने की कोशिश की थी, इसीलिए उसने बहुत ही खास तरीके से इस लॉकेट को बनवाया था। लेकिन क्रिस्टीना ने न केवल उसे लेने से इनकार कर दिया था, बल्कि उसे इतनी बुरी तरीके से तोड़ भी दिया था। जस्टिन थोड़ी देर तक उसे लॉकेट को अपने हाथों में लिए हुए देखाता है और फिर उस लॉकेट को वही सामने के टेबल पर रखकर चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही क्रिस्टीना वापस लौटकर आती है और फिर उस लॉकेट को अपने हाथों में लेकर देखने लगती है। अब क्रिस्टीना को भी लग रहा था कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। अगर उसे ये लॉकेट नहीं लेना था तो वह मना कर सकती थी, लेकिन उसने इस लॉकेट को तोड़कर जस्टिन को हर्ट किया है। क्रिस्टीना उस लॉकेट को अपने साथ ले आती है और फिर उसे दूसरे दिन एक ज्वेलरी शॉप में जाकर ठीक करवाकर वापस अपने पास रख लेती है। आज उसके हाथ में वही लॉकेट था और वह उसे पढ़कर रो रही थी। वही क्रिस्टोफर के विला के दूसरे कमरे में शेल्वी अभी मिरर के सामने खड़ी होकर अपने पेट पर हाथ रखकर उसे देख रही थी। उसके चेहरे में तो स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वह अपने बच्चों को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, क्रिस्टोफर तुम्हारे जाने के बाद तो मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? आखिर क्यों मैं अपने दिमाग से तुम्हारा ख्याल निकाल नहीं पा रही हूँ? क्यों मैं जितना ज्यादा तुमसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ उतना और ज्यादा मैं खुद को तुम्हारे करीब महसूस करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम और ना ही तुम्हारी यादें। फिर क्यों बार बार तुम मेरी यादों में चले आते हो? मुझे तुमसे नफरत है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने रहो। इस एक महीने में मैं हर रोज बस यही सोचती हूँ कि बस एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ और मैं तुम्हें देख लूँ। तुमने तो मुझे इतना दर्द दिया है, इतनी तकलीफ दी है कि मैं तुम्हें अपने करीब महसूस भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी हर वक्त हर एक मिनट बस तुम्हारे एहसास को महसूस करना चाहती हूँ। आखिर क्यों मेरे ख्यालों से निकल नहीं जाते? क्यों मुझे हर वक्त परेशान करते रहते हो? तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम इस तरह से न रहकर भी मेरे ख्यालों में आकर मुझे परेशान करो? शेल्वी यह सब सो ही रही थी कि तभी उसके कमरे में ऋषि और कनक आ जाते हैं। कनक उसे मिरर के सामने खड़ा देखकर अपनी आंखों में चमक लिए उससे पूछता है, दीदी आप क्या कर रही हो और आप यह मिरर के सामने अपनी टमी में हाथ रखकर क्यों खड़े हो? क्या बेबी अब बाहर आने वाला है? कनक का सवाल सुनकर शेल्वी मुस्कुरा देती है और फिर उसे पढ़कर बिस्तर में बैठे हुए कहती है, मैंने बताया था ना करना कि बेबी अभी नहीं आएगा, उसके बाहर आने में अभी बहुत वक्त है। कनक थोड़ा उदास होते हुए कहती है, दीदी मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। मैं जब भी पूछता हूँ आप हर बार यही कहती हो मुझे बेबी जल्दी चाहिए, आप इसे जल्दी से बनाकर नहीं दे सकती हो? शेल्वी को कनक की जिद को देखकर तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वह कनक के सवालों का जवाब कैसे दे भला। वह कैसे बच्चे को बनाकर बाहर भेज सकती है? वह अभी यह सब सो ही रही थी कि तभी उसे अपने कानों में ऋषि की आवाज आती है, कनक मैंने तुम्हें बताया था ना कि बेबी खुद से नहीं बनाया जाता, उसे तो भगवान बनाते हैं और उन्हें बनाने में समय लगेगा। जब बेबी पूरी तरीके से बन जाएगा तब अपने आप ही भी बाहर आएगा, तो आपको वेट करना होगा। आप ऐसे जिद करके भाभी से नाराज नहीं हो सकती हो। कनक ऋषि की बात सुनकर बिना मन के हाँ में सिर्फ हिला देती है। शेल्वी ऋषि की समझदारी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर कहती है, ऋषि तुम तो बहुत ही समझदार हो और तुमने तो बहुत ही अच्छी तरीके से कनक समझा दिया है। फिर वह थोड़ा सा सस्पिशियस बनते हुए ऋषि की तरफ देखकर कहती है, कनक इतने अच्छे से तो मेरी बात कभी नहीं मानती है जितने अच्छे से वह अभी तुम्हारी बात
मान रही है, बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? फिर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती है, एक मिनट, कहीं तुम दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नहीं हो? ऋषि शेल्वी की बात सुनकर एक मिनट के लिए तो चौंक जाता है, फिर जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए कहता है, अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, कनक तो बहुत ही प्यारी है, मैं तो बस इसीलिए उसका ख्याल रखता हूँ, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। ऋषि उसे इस तरीके से हर बढ़ता देखकर शेल्वी को मन ही मन बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, पर फिर भी वह बाहर से थोड़ा सा सख्त बनते हुए कहती है, सच में क्या ऐसा है? सिर्फ तुम हमेशा मेरी बहन के आगे पीछे क्यों रहते हो और उसका इतना ख्याल सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि वह बहुत प्यारी है? इस बार सच सच बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारा झूठा एक मिनट में पकड़ लूंगी। ऋषि जल्दी से घबराते हुए एक्सप्लेन करता है, नहीं भाभी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो बस कनक का ख्याल रखता हूँ क्योंकि वह बहुत ही अच्छी है, हमेशा मेरी बात मानती है, मैं जो कहता हूँ वह करती है, बस इसीलिए। इतना कहकर ऋषि अपने सर को नीचे कर लेता है। ऋषि को इस तरह देखकर शेल्वी खिलखिलाकर हंसने लगती है। वही बगल में खड़ी कनक, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वह तो बस कंफ्यूजन से कभी ऋषि को देखते तो कभी शेल्वी को। शेल्वी फिर ऋषि को देखते हैं जो कि अपना सिर नीचे किए हुए खड़ा था, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो और अब उसे पनिशमेंट मिलने वाली हो। वह उसके पास जाकर उसके चेहरे को ऊपर करके कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, पर अगर तुम दोनों सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो मुझे बता दो, मैं तुम दोनों की बाद में बड़े होकर शादी करवा दूंगी, क्योंकि तुम तो मुझे बहुत पसंद हो मेरी बहन के लिए, और तुम मेरी बहन का जितना ख्याल रखते हो शायद ही कोई रख पाए, तो तुम तो एक परफेक्ट हस्बैंड बनने वाले हो। अभी ऋषि जो उदास खड़ा था, अब शेल्वी की इस अचानक से बात को सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अपनी आंखों को बड़ा करके शेल्वी की तरफ देखने लगता है। शेल्वी बड़े ध्यान से ऋषि की तरफ देखते हुए पूछती है, तो बताओ, क्या तुम करोगे कनक से शादी? पर ऋषि के जवाब देने से पहले बगल में खड़ी कनक जब शेल्वी की बात सुनती है तो वह उछलकर ऋषि के गले लग जाती है और फिर चहकते हुए कहती है, दीदी, क्या मेरी ऋषि से शादी होने वाली है? आप कब करवाने वाली हो मेरी ऋषि से शादी? यह सब पूछते वक्त कनक की छोटी छोटी आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। जब शेल्वी कनक की बात सुनती है तो वह भी हंसते हुए ऋषि की तरफ देखकर पूछती है, लो, तुम्हारी दुल्हन तो पहले से ही तैयार है, अब बताओ दूल्हे राजा, तुम कब करने वाली हो मेरी बहन से शादी? इस बार ऋषि की बात सुनकर शर्मा जाता है और शर्म से अपने सर को नीचे कर लेता है। शेल्वी को ऋषि की यह हरकत बड़ी ही प्यारी लगती है, तो वह उसे छेड़ते हुए पूछती है, अरे हमारे दूल्हे राजा तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, लगता है उन्हें हमारी बहन पसंद नहीं आई। ठीक है, मतलब हमें अपनी बहन के लिए कोई दूसरा दूल्हा ढूंढना होगा, अब हम आपके साथ कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। ऋषि जब ये सुनता है कि शेल्वी कनक के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढने वाली है तो वह जल्दी से कहता है, नहीं भाभी, मैं कनक से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा, आपको कोई लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब शेल्वी उसका ये कन्फेशन सुनती है तो जोर जोर से हंसने लगती है। वही उसके इस तरह से हंसने पर ऋषि समझ जाता है कि शेल्वी कब से उसे बस परेशान कर रही है, तो वह शर्माते हुए दौड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। आखिर वह था तो एक 15 साल का बच्चा ही, वह शेल्वी की बातों को समझ नहीं पाया और अपने मन की बात कह दी थी। पर जब शेल्वी को इस तरह से हंसते हुए देखा है तो वह समझ जाता है कि शेल्वी बस उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। ऋषि को भागते हुए देखकर कनक भी उसके पीछे दौड़ते हुए चली जाती है। वही पीछे बैठी शेल्वी उन दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। इटली में बाहर आज मौसम बहुत ज्यादा खराब था, चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थी और साथ में जोरों से बर्फबारी भी हो रही थी। पूरा इटली बर्फ से ढका हुआ था, सभी लोग अपने घर के अंदर थे। पूरे इटली में अलर्ट जारी कर दिया गया था कि कोई भी अपने घर से बाहर न निकले, क्योंकि आने वाले कुछ समय में शायद है कि मौसम और ज्यादा खराब हो जाए और बर्फबारी और ज्यादा शुरू होने की संभावना ही थी। इटली से आने जाने की सारी फ्लाइट बंद हो चुकी थी और सभी यातायात को रोक दिया गया था। इस बर्फबारी में इटली के एक सुनसान इलाके में जहां बहुत सारे पेड़ पौधे थे, पर वह पेड़ पौधे भी बर्फ से ढके हुए थे, वहां एक बड़ी संख्या में लोग जो किसी फौजी की तरह लग रहे थे, वह बहुत ही सावधानी से अपने हाथ में गन लिए आगे बढ़े जा रहे थे।
कुछ ही देर में उस इलाके के चारों तरफ अचानक से बम विस्फोट होने लगते हैं और उस बर्फ में भी अचानक से आग की लपटें दिखाई देने लगती है और देखते ही देखते पूरा इलाका जलने लगता है। अभी तक जहां चारों तरफ बर्फ दिख रही थी, अब केवल धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। इसके साथ ही कुछ लोगों के चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।